सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो यहाँ पे ये वाली वीडियो में हम देखेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी, एंड साथ ही में यहाँ पे हम ग्रेविटेशन को भी कंप्लीट यहाँ पे करेंगे। ऑलरेडी हमने मोशन देन लॉस ऑफ मोशन को ऑलरेडी एंड फ्रिक्शन को ही कंप्लीट किया हुआ है। तो ये वाली वीडियो में हम यहाँ पे समझेंगे वर्क क्या होता है, पावर, एनर्जी एंड देन ग्रेविटेशन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले बात करेंगे हम यहाँ पे वर्क की। अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। वर्क हम डिफाइन करते हैं, लेट इनिशियली अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये है इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अब अगर इस ऑब्जेक्ट पे मैंने क्या अप्लाई किया, इसमें मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया। लाइक यहाँ पे ये बंदा इस बॉक्स को यहाँ पे क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, एंड फाइनली ये कहाँ पे पहुँचता है, ये यहाँ पे पहुँचता है। यानी कि इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे आ गया। तो इस केस में हम बोलते हैं कि वर्क तब होती है जब एक फोर्स में एबिलिटी होती है कि वो एबिलिटी एक ऑब्जेक्ट को या फिर किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर पाए। यानी कि अगर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तब हम बोलेंगे जो फोर्स वर्क होगा दैट विल बी ज़ीरो। क्लियर? क्योंकि जो वर्क होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आप याद रखेंगे। यानी कि वर्क होता है हमारा किसके बराबर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये बंदा यहाँ पे धक्का दे रहा है, यानी कि पुश कर रहा है। पुश मीनिंग यहाँ पे ये फोर्स दे रहा है ये वाले ब्लॉक को, इनिशियली ब्लॉक यहाँ पे, एंड ये ब्लॉक अब यहाँ पे पहुँचा, यानी कि इसमें क्या हुई, इस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट हुई। क्लियर? एंड ये जो फॉर्मूला है ना, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ये आपको याद रखना है। व्हेन फोर्स विल बी कांस्टेंट, तो उस केस में जो वर्क होगा दैट विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। देखिए, अब अगर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इंक्लाइनड, यानी कि किसी एंगल पे। लाइक ये है यहाँ पे ये वाला बॉक्स, एंड इस बॉक्स को हमने यहाँ पे कोई वायर कनेक्ट की है। क्लियर? या फिर कोई रोप, एंड लाइक यहाँ पे देखिए ये बंदा इस रोप को खींच रहा है। क्या कर रहा है, इस रोप को खींच रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना यहाँ पे, ये किसी एंगल पे लग रहा है। क्लियर? यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज इंक्लाइनड फोर्स। क्लियर? तो होगा क्या, यहाँ पे कंपोनेंट निकलेंगे फोर्स के, बट मैं आपको सिंपली बोलूँगा, जो आप यहाँ पे वर्क की फार्मूला याद रखेंगे, वर्क विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी एंड इनटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा मीनिंग यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज इंक्लाइनड। क्लियर? तो इस केस में हमारा जो वर्क डन बनेगा दैट विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। एंड आपको एग्जाम में फोर्स की वैल्यू दी जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी जाएगी, एंड थीटा की वैल्यू आपको दी जाएगी। तो ये है सेकंड फार्मूला। पहली फार्मूला जो थी, वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज फॉर कांस्टेंट फोर्स, एंड जब फोर्स इंक्लाइनर लगे किसी एंगल पे तो इस केस में थीटा भी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर? अगेंस्ट ग्रेविटी। तो देखिए यहाँ पे इनिशियली लेट ये जो बॉक्स है ना, ये यहाँ पे था, एंड ये मानिए ये है कोई टावर यहाँ पे, एंड टावर की हाइट कितनी है, h। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसका मैस है m, इसका मैस है m। ये बॉक्स मैंने उठाया एंड इसको कहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। क्लियर? तो यहाँ पे भी वर्क डन होगी, क्योंकि ये जो बॉक्स है ना इसमें क्या हुई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई। क्लियर? ये अपनी जगह से यहाँ पे हिला। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जो वर्क होती है दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू मैस इंटू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। यानी कि जो ये बॉक्स है ना, बॉक्स का मैस कितना है, एंड यहाँ पे कितनी हाइट तक ये लिफ्ट कर रहा है, एंड इस बॉक्स पे यहाँ पे क्या एक्ट करती होगी, इस बॉक्स पे यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट करती होगी। यानी कि हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे जी इसमें इन्वॉल्व होगा, यानी कि ये एक्सेलरेट करेगा विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो इन शॉर्ट आप याद रखिएगा, जो डब्ल्यू हमारा यहाँ पे निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू एम जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं कि अगर इस टाइप की कंडीशन है तो वो किसके बराबर होगा। तो इन तीन कंडीशन को आप याद रखिएगा। फर्स्ट हमारे पास निकल के आया जो वर्क डन होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितना फोर्स लगा एंड कितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट किया, तो हम बोलेंगे दैट इज वर्क डन। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर इंक्लाइनड फोर्स हो तो इंक्लाइनड की कंडीशन में यहाँ पे थीटा भी आएगा, यानी कि फोर्स जो होगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। नेक्स्ट है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी की कंडीशन में यहाँ पे वर्क डन जो होगा दैट इज mgh। तो ये जो तीन बेसिक फॉर्मूला है ना, इनको आप याद रखिएगा।
जनरली आपसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, या फिर टिपिकल क्वेश्चन आपको एम की वैल्यू दी जाएगी, जी की वैल्यू, एच की वैल्यू, एंड जो जी है ना इसकी वैल्यू हम लेते हैं जनरली, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर अप्रॉक्सीमेटली वी कैन टेक इट एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे जाकर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिट्स ऑफ वर्क। अब देखिए हमने बोला जो वर्क होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इनिशियली यहाँ पे मैंने क्या किया अप्लाई यहाँ पे फोर्स ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अब पहुँचा, क्लियर। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, एंड डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर्स में मेजर करेंगे, फोर्स को हम मेजर करेंगे न्यूटन्स में। तो जो यूनिट होगा दैट विल बी न्यूटन इनटू मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, यहाँ पे न्यूटन मीटर, या फिर इसी को हम बोलते हैं जूल, और हम बोलते हैं जूल, यानी कि जो वर्क डन होती है दैट इज इन जूल्स। एंड जो वर्क डन होती है ये किस टाइप की क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है यहाँ पे पावर। अब देखिए पावर में आपको ध्यान रखना होगा, जो पावर होता है किसी भी आदमी का, किसी भी मशीन का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब हम पावर डिफाइन करते हैं तो हम इन टर्म्स ऑफ टाइम वहाँ पे डिफाइन करते हैं, क्लियर, ये आपको याद रखना है। यानी कि वर्क को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टाइम। देखिए ये जो यहाँ पे बंदा है, क्लियर, इसने क्या किया है, यहाँ पे डम्बल्स उठाए हैं, क्लियर। जो डम्बल होंगे इनिशियली वो कहाँ पे होंगे, ग्राउंड में होंगे, क्लियर। तो ये क्या करेगा, ये इनको लिफ्ट करेगा एंड यहाँ तक पहुँचाएगा, यानी कि इसमें कुछ टाइम लगेगा, एंड इनको लिफ्ट करने में ये कुछ वर्क डन कर रहा है, क्लियर, ये कुछ वर्क डन कर रहा है। तो पावर क्या होता है, इट इज़ टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर हम बोलेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है दैट इज पावर, यानी कि कितनी वर्क कर रहा है एंड कितने टाइम में कर रहा है, दैट इज डिफाइंड एज पावर। अगर टाइम कम लगेगा बंदे को लिफ्ट करने में, हम बोलेंगे इसका जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्लियर। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा बंदे को कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने में, हम बोलेंगे इसका जो पावर होगा वो कम होगा, क्लियर। यानी कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे दो बंदों का, अगर सेम 25 kg डम्बेल को यहाँ पे ये लिफ्ट कर रहा है, एक बंदा जो है ना इसको कम टाइम लग रहा है एंड दूसरे बंदे को टाइम ज़्यादा लग रहा है, यानी कि जहाँ पे टाइम कम वहाँ पे पावर ज़्यादा, जहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में तो उस बंदे का पावर क्या होगा, कम। नेक्स्ट अगर हम पावर की एक और डेफिनेशन देखें, या फिर एक और यहाँ पे फार्मूला देखें, काफ़ी बार ये जो फार्मूला है ना डिफरेंट पेपर्स में, रेलवे स्टाफ सिलेक्शन, इन पेपर्स में ये पूछी जा चुकी है कि पावर अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी डिफाइन करें तो किसके बराबर होता है। तो पावर जो होता है दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। देखिए मैंने बोला जो पावर होता है दैट इज, लेट मी चेंज द कलर, जो पावर होता है वो क्या होता है, W/T, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम। एंड जो वर्क होता है वो क्या होता है, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्लियर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ये किसके बराबर होता है, यही होता है वेलोसिटी के बराबर। दैट इज वाई आई कैन राइट जो पावर होगा दैट विल बी फोर्स इनटू वेलोसिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिट्स ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वाट, या फिर हम बोलेंगे जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड क्यों, क्योंकि जो पावर होता है दैट इज वर्क अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, यानी कि जूल पर सेकंड, और इसी को हम बोलते हैं वाट। जहाँ पे भी यूनिट आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है वो होता है हार्स पावर, यानी कि जो हमारे घर में जो बिल वगैरह आते हैं ना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, पीडीडी डिपार्टमेंट के, तो वहाँ पे जो एनर्जी मेजर की जाती है या फिर कंजप्शन, हमने कितना कंज्यूम किया है पावर को, वो किस में आता है, वो आता है हार्स पावर्स में, क्लियर। तो ये आप याद रखिएगा। एंड एक हार्स पावर जो होता है दैट इज इक्वल टू 746 वाट। काफ़ी बार काफ़ी पेपर्स में पूछा जा चुका है ये वैल्यू, एक हार्स पावर कितना होता है, दैट इज 746 वाट। एंड जो पावर होता है इट्स अगेन अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क स्केलर क्वांटिटी, पावर स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि पावर में यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, पावर की फॉर्मूला में यहाँ पे वर्क इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है यहाँ पे एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की एबिलिटी। क्या होती है, एबिलिटी। एबिलिटी
कि वो कितना वर्क कर पाए फ्यूचर में, तो वो कहलाता है एनर्जी। एंड जो यूनिट होंगे, अगर हम बोलेंगे जो एनर्जी है इट इज़ एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि ये क्या है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कितना वर्क करेगा इन फ्यूचर, तो हम बोलेंगे जो यूनिट होंगे वो सेम होंगे किसके, एनर्जी एंड वर्क के। क्लियर। एंड जो क्वांटिटी है वो एनर्जी इट इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क भी क्या है, इन वर्क भी है स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर जो एनर्जी होगी दैट विल बी आल्सो एन स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है यहाँ पे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अगर हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो हम देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी होती है, या फिर हीट एनर्जी होती है। क्लियर। या फिर साउंड एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है फ्रॉम सन। तो ये चीज़ें होती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी। अब जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का समीशन या फिर एडिशन, इसी को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। पहले देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी। क्लियर। एक एनर्जी जो कि किसी बॉडी ने क्या की, एक्वायर की या फिर अटेन की बाय वर्च्यू ऑफ, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, कॉन्फ़िगरेशन, शेप एंड साइज। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी बॉडी में अगर पोजीशन के कारण, चेंज इन पोजीशन के कारण, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन के कारण, चेंज इन शेप एंड साइज के कारण एनर्जी आ रही है, तो वो है पोटेंशियल एनर्जी। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज इक्वल टू mgh, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे समझते हैं। क्लियर। लेट यहाँ पे है इनिशियली, ये है बॉल यहाँ पे। क्लियर। ये लाई कर रही है कहाँ पे, ग्राउंड पे। एंड मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लिफ्ट किया एंड अब इसको यहाँ पे पहुँचाया। क्लियर। तो बॉल जो है ना, यहाँ पे बॉल की पोजीशन क्या हुई, बॉल की पोजीशन चेंज हुई, तो मैं बोलूँगा बॉल ने यहाँ पे क्या अटेन की, बॉल ने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अटेन की। ये आपको याद रखना है। एंड देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे बॉल के साथ क्या होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। एंड इसी बॉल को अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँगा तो यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू mgh, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पे हाइट मिनिमम कहाँ पे, ग्राउंड लेवल में, यहाँ पे हाइट मिनिमम, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। देखिए टॉप पे। क्लियर। टॉप ये है कोई बिल्डिंग, यहाँ पे मैंने यही बॉल को इधर उठाया, कहाँ पे, बिल्डिंग के टॉप पे लिया, तो यहाँ पे इस बॉल में क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। एंड इन बिटवीन अगर हम इसी बॉल को नीचे छोड़ेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना बॉल में, ये किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। फिर बॉल कहाँ पे आएगी, अगेन रेस्ट में आएगी, फिर इसमें यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीज़ें हैं, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी मिनिमम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी आपको हमेशा याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे भी मोशन आएगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी। यानी कि जब भी बॉडी मूव करेगी तो उस मोशन के बीच, यानी कि वो वाला मोशन वाला टाइम, उसमें जो एनर्जी होगी बॉडी में वो होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एंड जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज मैथमेटिकली इक्वल टू 1/2 ऑफ mv²। क्लियर। 1/2 ऑफ mv²। v क्या है यहाँ पे, v है वेलोसिटी, यहाँ पे m क्या है, m है यहाँ पे मास ऑफ बॉडी या फिर मास ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए ये है बैलून यहाँ पे। क्लियर। आपने देखा होगा। क्लियर। ये जो बैलून होता है इनिशियली ये कुछ ऐसा होगा जब आप मार्केट से लाओगे, फिर जब आप इसको यहाँ पे ईयर प्रिक करोगे तो ये इसका जो साइज़ एंड शेप है या फिर कॉन्फ़िगरेशन वो चेंज होगी। तो हम बोलेंगे इसने क्या एक्वायर की, इसने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर की। एंड इसी बैलून को जब यहाँ से आप छोड़ोगे या फिर यहाँ से आप ईयर जो है ना वो रिलीज़ करोगे तो ये उड़ने लगेगा। आपने देखा होगा ये उड़ने लगेगा, तो इसमें क्या अटेन होगी, इसमें उस टाइम काइनेटिक एनर्जी अटेन होगी। क्लियर। तो जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, जब रेस्ट में होती है या फिर कॉन्फ़िगरेशन शेप वगैरह में होती है, जब कॉन्फ़िगरेशन शेप वगैरह चेंज होती है तो वो क्या अटेन करती है, वो पोटेंशियल एनर्जी अटेन करती है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे देखिए ये है कोई, यहाँ पे साइकिल पे कोई बंदा मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ये मोशन में है तो इसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। फिर इनिशियली ये यहाँ पे था। क्लियर। अब ये यहाँ पे आया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना ये चेंज हुई। क्लियर। तो या फिर हम बोलेंगे इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी, तो यहाँ पे ये क्या अटेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी। फिर अगेन ये यहाँ से मूव करेगा तो ये क्या अटेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी।
नेक्स्ट है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे आपको खाली याद रखना है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्मड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। यानी कि जो एनर्जी होती है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बट होता क्या है, वो कन्वर्ट होती रहती है दूसरे फॉर्म्स में। लाइक यहाँ पे देखिए, ये है यहाँ पे पिन्स, आपने ये गेम देखी होगी। जो पिन्स होती हैं इनिशियली वो कहाँ पे होती है, रेस्ट में होती है, एंड हम बॉल को थ्रू करते हैं, क्लियर। तो जब हम बॉल को थ्रू करेंगे तो बॉल क्या अटेन करेगी, काइनेटिक एनर्जी। ये किसको थ्रू करेगी, ये किन को हिट करेगी या फिर कोलाइड करेगी, ये जो पिन्स है ना रेस्ट में, इनको कोलाइड करेगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल है ना वो ट्रांसफर होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पिन्स। तो ये याद रखिएगा। या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी की, ये है इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। तो यहाँ से आएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस में आएगी, बल्ब में, क्लियर। ये है बल्ब यहाँ पे, तो इसमें आएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, ये जो बल्ब है ना, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा एंड दूसरा इसको किस में कन्वर्ट करेगा, हीट एनर्जी में। तो जो एनर्जी आ रही है ना वो लॉस यहाँ पे नहीं हो रही है। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या फिर यहाँ पे है कोई देखिए, ये है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, देखिए यहाँ पे है रिजर्वायर, क्लियर। ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम यहाँ पे, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डैम बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, डैम। एंड डैम के पीछे क्या बनाया जाता है, रिजर्वायर। हर एक बंदे को पता होगा, क्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो यहाँ पे डैम में या फिर डैम के बैक में जो रिजर्वायर है, ये किस लिए होता है, रिजर्वायर होता है वाटर को स्टोर करने के लिए, क्लियर। तो इनिशियली इतना वाटर होगा, फिर इतना वाटर होगा, जब आगे हाँ धीरे धीरे यहाँ पे वाटर आएगा तो वाटर की जो कन्फिग्रेशन है ना वो चेंज होगी। यानी कि वाटर में क्या होगी, इस टाइम वाटर में पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्लियर। फिर जब हम यहाँ से डैम का गेट ओपन करेंगे तो ये जो वाटर है ना ये फ्लो करेगा, तो ये क्या अटेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी। फिर यही यहाँ पे टरबाइन वगैरह को हिट करेगा जनरेटर में, एंड फिर यही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी टू देन मैकेनिकल एनर्जी, देन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन शॉर्ट बोलता है कि एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती रहती है फ्रॉम वन फॉर्म इनटू दी अनदर फॉर्म। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में पहले हमें जानना होगा कि मास का क्या होता है, देन वेट क्या होता है। देखिए मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेनड, क्लियर, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेनड किसी भी बॉडी में, क्लियर। अब देखिए कोई भी बॉडी हमारे यूनिवर्स में, अगर हम किसी भी बॉडी की बात करें या फिर हम मैन की बात करें या फिर किसी भी बॉडी की आप बात करो, तो वो जो बॉडी है ना वो एक तो बनी हुई होती है मॉलिक्यूल्स की, इसमें मॉलिक्यूल होते हैं, साथ ही में इसमें एलिमेंट्स होते हैं, साथ ही में एटम्स होते हैं, क्लियर। तो इन्हीं को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, मैटर, क्या बोलते हैं, मैटर। तो हम बोलते हैं जो मास होता है इट्स अमाउंट ऑफ मैटर कंटेनड बाय अ बॉडी, क्लियर। या फिर अगर हम इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया की बात करें तो जो मैंने ऑलरेडी आपको इनर्शिया में बोला था कि जितना मास ज़्यादा होगा उतना बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा। यानी कि जो इनर्शिया एंड मास है ना ये क्या होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। या फिर हम बोलेंगे जो मास होता है इट इज़ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लियर। अगर आपको किसी भी बॉडी का इनर्शिया निकालना होगा, आपको सिंपली उस बॉडी का मास जो है वो कैलकुलेट करना होगा। ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा मास, या फिर ज़्यादा मास उतना इनर्शिया, क्लियर। देयरफॉर हायर द इनर्शिया ऑफ बॉडी हायर विल बी मास। अगर हम मास की बात करें तो ये क्या होती है, ये होती है स्केलर क्वांटिटी, एंड इसका जो यूनिट होता है दैट इज केजी। नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे बात वेट की। देखिए अब वेट जो होता है, वेट होता है एक टाइप का फोर्स। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। वेट इज वन थिंग एंड मास जो होगा वो अनदर थिंग है, क्लियर। तो वेट जो होता है ये होता है एक टाइप का फोर्स। किस टाइप का फोर्स होता है, ये है हमारी अर्थ, क्लियर। ये है हमारी अर्थ का सेंटर, यहाँ पे है अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट। तो इट इज द फोर्स विद विच, क्लियर, ए बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टू द सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ द अर्थ। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है अर्थ पे, तो ये अर्थ जो है ना ये चाहती है कि मैं इसको यहाँ पे अपने सेंटर की ओर खींचूं। तो वो जो यहाँ पे एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है इसी को हम बोलते हैं वेट। यानी कि वेट हर बॉडी का किधर लगता है, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, क्लियर। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को ईयर में फेंको वो किधर आएगा, अगर ये है
अर्थ की टॉप लेयर, मैंने ऑब्जेक्ट को ईयर में फेंका, क्लियर, ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि जो सेंटर ऑफ अर्थ है ना, ये इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं, या फिर इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वेट, क्लियर। तो याद रखिएगा, वेट होता है एक टाइप का फोर्स, या फिर हम बोलेंगे इट्स मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इस पर कितना पुल लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल कितना लग रहा है, तो यही होता है वेट। एंड जो वेट होता है इट इज इक्वल टू मैस इंटू एक्सेलरेशन। जो वेट होता है दैट इज मैस इंटू एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर। जो वेट होता है दैट इज मैस इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वी नो दैट जो फोर्स होता है दैट इज एम इंटू ए, क्लियर, फोर्स होगा एम इंटू ए। अगर हम ए की जगह यहाँ पे जी लिखे, क्योंकि ए है यहाँ पे एक्सेलरेशन एंड जी क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी में इन्वॉल्व है, क्लियर। देयरफॉर आई कैन राइट जो डब्ल्यू होगा दैट विल बी एम जी। तो याद रखिएगा जो वेट होता है दैट इज मैस इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड ये किस टाइप की क्वांटिटी होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे वेट जो है ना ये है एक टाइप का फोर्स, एंड फोर्स वी ऑल नो दैट वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। एंड यूनिट जो होगा वेट का वो होगा न्यूटन। तो हमेशा याद रखिएगा मैस को हम मेजर करेंगे केजी में एंड वेट को हम मेजर करते हैं किसमें, न्यूटन में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पे जो मैस होता है वो कांस्टेंट होता है, क्लियर। कहीं पे भी आप जाओ यूनिवर्स में, कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को ले जाओ, उसका जो मैस होगा वो चेंज नहीं होगा, क्लियर। यानी कि उसमें जो मैटर होगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो मैस है ना ये ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं है। एंड अगर हम वेट की बात करें तो वेट किस पे डिपेंडेंट है, ग्रेविटी पे या फिर ग्रेविटेशनल पुल पे। देयरफॉर अगर इस ऑब्जेक्ट को कहीं और जगह आप ले जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे चेंज आएगी वेट में, क्लियर। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में जी कितना होता है, जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। एक्चुअल क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट हम लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जी ऑन मून की बात करें तो जी ऑन मून जो होता है दैट इज 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ, जी ऑन अर्थ, क्लियर। यानी कि जो ग्रेविटी कहाँ पे है मून में, वो है 6 टाइम्स लेसर देन ग्रेविटी ऑन अर्थ। यानी कि मून पे जो ग्रेविटी है वो है काफ़ी कम इन कंपैरिजन टू अर्थ। यानी कि हम लिखेंगे देन, अगर हम अर्थ के साथ कंपेयर करें तो 10/6, तो ये यहाँ पे काफ़ी कम आएगी। देखिए 1 पॉइंट कुछ आएगी, लेट 1.8 मैं बोलूँगा। यानी कि अगर अर्थ पे है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मून पे कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। एंड हमेशा याद रखिएगा जो जी मिनिमम होता है, जी मिनिमम आपको किस प्लेनेट में देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा मरकुरी में। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। अर्थ पे कितना 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मून में जो जी होता है दैट इज 1/6। काफ़ी बार इसको डिफरेंट पेपर्स में पूछा जा चुका है, 1/6 या फिर 10/6 हम बोलेंगे, क्लियर, 1/6 ऑफ अर्थ। एंड मिनिमम जी किस प्लेनेट में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज मरकरी, क्लियर। इसीलिए हम बोलते हैं जो मैस होगा वो कांस्टेंट हर जगह होगा, बट जो वेट होगा वो चेंज होगा। यहाँ पे समझते हैं ये वाली एग्जांपल में अच्छे से, क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट को लूँगा या फिर एक बंदे को लूँगा। लेट इस बंदे का जो मैस है दैट इज़ 120 kg। कितना लिया मैंने, 120 kg, क्लियर। अब अगर इसी बंदे को मैं मून पे ले जाऊँ, मैस कितना होगा, मैस होगा 120 kg। इसको स्पेस में ले जाऊँ, मैस कितना होगा 120 kg। इसको सेंटर ऑफ अर्थ में रख दूँ, यानी कि अर्थ के अंदर, सेंटर जो होता है ना अर्थ का, अगर हम अर्थ के अंदर अर्थ को खोदेंगे फिर उसके सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे भी 120 kg ही होगा, क्योंकि अभी मैंने मेंशन किया यहाँ पे मैस इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। कहीं पे भी आप जाओ, अगर मेरा मैस है 120 kg, अगर मैं मून पे जाऊँगा मेरा मैस वहाँ पे भी 120 kg होगा। मैं स्पेस में जाऊँ वहाँ पे भी 120 kg, मैं अर्थ के इनसाइड जाऊँ वहाँ पे भी 120 kg। बट चेंज किस में आएगी, चेंज आएगी बेटा वेट में। अगर हम अर्थ पे वेट निकालें तो वेट होता है m इंटू जी, तो जी की वैल्यू कितना 10, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 120 इंटू 10 दैट इज 1200 न्यूटन। तो मेरा जो वेट है वो कहाँ पे, अर्थ पे दैट इज 100
दैट इज़ 1200 न्यूटन, यानी कि 1200 न्यूटन। अगर मैं हूँ 120 केजी का, जो मेरा वेट होगा दैट विल बी 1200 न्यूटन। इसको अच्छे से समझिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि यहीं से काफ़ी बार न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, या फिर रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको वहाँ पे स्टेटमेंट दी जाएगी एंड आपको वहाँ पे टिक करना होगा। क्लियर। अब मून पे निकालेंगे हम, तो वेट जो होता है दैट इज m इंटू जी। क्लियर, m इंटू जी। बट जो जी होता है किसमें, मून में, दैट इज 6th ऑफ अर्थ, यानी कि g/6, यानी कि mg/6 हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला मून पे जो जी होता है दैट इज 1/6 ऑफ अर्थ। आई विल राइट m इंटू g/6। तो यहाँ पे वैल्यू देते हैं, m कितना 120, g कितना, g मैंने लिया 10, यानी कि अर्थ का g 10 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 6th ऑफ अर्थ। तो देखिए 6 1 जार 6, 2 जार 12, यानी कि यहाँ पे बचा 2 एंड 0, तो ये निकल के आएगा 200 न्यूटन। देखिए मैस 120 केजी अर्थ पे, वेट कितना 1200 न्यूटन, मैस 120 केजी, बट वेट कितना मून पे 200 न्यूटन, यानी कि वेट क्या हुआ, वेट कम हुआ। इसलिए हमने बोला वेट किस पे डिपेंडेंट है, ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है, ये चेंज होगा। क्लियर, बट जो मैस होगा वो चेंज नहीं होगा। स्पेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है दैट इज 0। सेंटर ऑफ अर्थ की बात करें, यहाँ पे जो जी होता है दैट इज 0। देयरफॉर इन जगह पे जो वेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0। तो ये आपको याद रखना है। स्पेस में किसी भी बंदे का वेट जो होता है दैट इज 0। सेंटर ऑफ अर्थ में किसी भी बंदे का वेट जो होता है दैट इज 0, क्योंकि यहाँ पे स्पेस में जी 0, सेंटर ऑफ अर्थ में जी 0। अगर आप डब्ल्यू निकालोगे, डब्ल्यू इज कॉल्ड m इंटू जी, तो जी 0, तो डब्ल्यू निकल के आएगा 0। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वेटलेसनेस, अभी जो मैंने मेंशन किया, यानी कि इफेक्टिव वेट जो होगा वो 0 होगा किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब देखिए वेटलेसनेस आपको कब फील होगी, यानी कि आपको अपना वेट कब 0 लगेगा, इनसाइड अ स्पेस क्राफ्ट या फिर सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट, क्योंकि अभी मैंने मेंशन किया कि जो जी होता है स्पेस में दैट इज 0, एंड इनसाइड अ सैटेलाइट आप फील करोगे कि जी 0 है, तो योर नेट वेट विल बी 0। क्लियर, एट द सेंटर ऑफ अर्थ वहाँ पे भी जी 0 एंड डब्ल्यू जो होगा दैट विल बी 0। इन फ्री फॉल में भी जो वेट बंदा एक्सपीरियंस करता है दैट इज ऑल्सो 0। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रेविटेशन। क्लियर, ग्रेविटेशन। अब बात करेंगे यहाँ पे ग्रेविटेशन की। देखिए ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो लेट मैं मानूंगा ये है कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये है हमारी अर्थ, यहाँ पे देखिए ये है हमारी अर्थ, वेरी वेरी लार्ज अर्थ, एंड लेट ये है एप्पल यहाँ पे, न्यूटन बाबा। क्लियर, ये है एप्पल यहाँ पे। अब आपने देखा होगा ये जो एप्पल है ना, ये किस पे गिरता है, ये अर्थ पे गिरता है। क्लियर, क्यों, क्योंकि अर्थ में है ग्रेविटी, इसमें है ग्रेविटेशनल पुल। क्लियर, तो ये नीचे गिरता है। बट देखिए एक्चुअल में होता क्या है, ये जो एप्पल है ना, ये जो एप्पल है ये अर्थ को क्या करता है, ये अर्थ को अपनी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि ये अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है एंड अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बट ये जो अट्रैक्शन होती है ये एक्चुअल में इक्वल होती है, यानी कि दोनों यहाँ पे इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। बट होता क्या है, हमें खाली दिखता है कि हमें दिखता है कि हमारी अर्थ जो है ना वो मूव नहीं कर रही है, बट ये जो एप्पल है ना ये हमें दिखेगा, ये नीचे गिरा। क्लियर, ये जो एप्पल है ना ये एक्सेलरेट ज़्यादा करेगा। देखिए इक्वेशन होती है हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए। इस इक्वेशन की यहाँ पे सिग्निफिकेंस समझाता हूँ। तो अगर हम A निकालेंगे, यहाँ पे A क्या निकल के आएगा, A निकल के आएगा F/m। तो मैं बोलूँगा जो A होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि एक्सेलरेशन ज़्यादा कब, अगर मैस कम होगा। क्लियर, एंड मैस अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी बॉडी में कब, अगर उस बॉडी का m कम होगा, यानी कि मैस कम होगा, एंड एक्सेलरेशन कम होगी अगर उस बॉडी का मैस जो है वो ज़्यादा होगा। तो देखिए अगर हम अर्थ एंड एप्पल का यहाँ पे मास यहाँ पे कंपेयर करें तो अर्थ इज़ वेरी 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 लार्ज इन कंपैरिजन टू ए स्मॉल एप्पल। तो अर्थ का मैस काफ़ी ज़्यादा, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, अर्थ की जो हमें दिखेगी वो हमें कम दिखेगी। देखिए एप्पल का मैस काफ़ी कम, बट जो एक्सेलरेशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। इसलिए हम देखते हैं कि जो एप्पल है वो नीचे आता है एंड हमारी अर्थ जो है वो रेस्ट पे रहती है, हमें दिखता है। क्लियर, बट ये एक्चुअल में होता क्या है, दोनों आपस में क्या करते हैं, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे अप्लाई करते हैं।
Therefore, higher the mass, lower is acceleration and lower the mass, higher is acceleration. यही यहाँ पे मैंने मेंशन किया है. नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है डिफरेंट पेपर्स में. क्लियर. तो ये क्या कहता है कि लेट अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है एंड यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट m1 यहाँ पे एंड ये है ऑब्जेक्ट m2 यहाँ पे. क्लियर. एंड इन दोनों के बीच यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज r. क्लियर. यानी कि एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया मैस m1 का, दूसरे का लिया मैंने m2. यानी कि m1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 10 kg, m2 की वैल्यू कुछ भी 10 kg, 20 kg, 30 kg एंड उनके बीच मैंने डिस्टेंस r रखी. तो ये बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स दी अदर ऑब्जेक्ट. यानी कि ये m1 जो है ना ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये m2 जो है ना ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. क्लियर. एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स. क्लियर. एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस. यानी कि जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस का प्रोडक्ट, यानी कि m1 इंटू m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी कि अगर इनके बीच डिस्टेंस है r तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि r स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. फिर हम इसी को लिखते हैं कि जो f होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. और फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है f इज इक्वल टू g, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटानी होती है, यहाँ पे कांस्टेंट लगता है g एंड दैट कैपिटल G इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. एंड जो f होता है दैट इज इक्वल टू g m1 इंटू m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर. क्लियर. तो ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. काफ़ी बार ये इक्वेशन डायरेक्ट पूछी जाती है, ये इक्वेशन कौन सी है. तो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. क्लियर. तो ये याद रखिएगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो इतना लगता है. कितना? g इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर. किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कहाँ पे? हमारी अर्थ पे. याद रखिएगा. अब यहाँ पे हम निकालते हैं यूनिट्स ऑफ जी. काफ़ी बार इसको पूछा जा चुका है. क्लियर. तो f कितना? f है यहाँ पे g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. क्लियर. अगर हम g को निकालेंगे इस इक्वेशन में तो r स्क्वायर इधर जाएगा तो ये निकल के आएगा f इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2. क्लियर. m1 इंटू m2. तो देखिए f का यूनिट न्यूटन, r क्या है? डिस्टेंस यानी कि मीटर, बट r का स्क्वायर यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर. नीचे m1 इंटू m2. m1 क्या है? मैस ऑफ बॉडी 1, m2 क्या है? मैस ऑफ बॉडी 2 यानी कि kg इंटू kg. वो क्या बनेगा? kg स्क्वायर. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है यूनिट किसका? g का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का. एंड g की वैल्यू भी याद रखिएगा, इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11. काफ़ी बार ये भी पूछा जा चुका है. अब ये जो फोर्स होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होता है वीकेस्ट फोर्स. अगर इसी को हम कंपेयर करें किसके साथ? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. क्लियर. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. क्लियर. तो उनके कंपैरिजन में जितने भी फोर्स है ना, जितने भी फोर्स लगते हैं तो उनके कंपैरिजन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट इज़ वीकेस्ट फोर्स. याद रखिएगा, काफ़ी बार ये पॉइंट भी पूछा जा चुका है. नेक्स्ट है यहाँ पे फ्री फॉल. अब यहाँ पे बात करेंगे फ्री फॉल की. देखिए लेट ये है यहाँ पे कोई टावर. क्लियर. क्या है यहाँ पे? कोई टावर. क्लियर. यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट. क्लियर. ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ ये आप मानो ये है कोई बॉल. ये बॉल इनिशियली रेस्ट में है. तो ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u होती है दैट इज जीरो. क्या होती है? जीरो. जो इनिशियल वेलोसिटी u होती है, v क्या होती है? v होती है फाइनल वेलोसिटी. जो इनिशियल वेलोसिटी u होती है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी u जीरो होगी. अब लेट ये जो है ना ये नीचे आएगा. क्या आएगा? नीचे आएगा. क्लियर. फिर फाइनली ये यहाँ पहुँचेगा. जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये क्या अटेन करेगा? ये अटेन करेगा फाइनल वेलोसिटी. तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होगी. क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी. तो आपको याद रखना है कि जब भी चेंज इन वेलोसिटी होगी, हमने एक्सेलरेशन देखा था, तो जब भी चेंज इन वेलोसिटी होगी तो बॉडी क्या अटेन करेगी? बॉडी यहाँ पे एक्सेलरेशन अटेन करेगी. एंड वो जो एक्सेलरेशन होती है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. एंड उसका वैल्यू कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है. इसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल मोशन. क्या बोलते हैं? फ्री फॉल मोशन. अब यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट पेपर्स में. यहाँ पे पूछा जाता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ये है जीरो, ये तो हमें पता है. अब ये नीचे आ रहा है विथ फाइनल वेलोसिटी v. हमें बोला जाएगा जो फाइनल वेलोसिटी v है ना इसका वैल्यू कितना है. तो ये आपको याद रखना है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh.
डिराइवेशन नहीं दिखाऊंगा मैं यहाँ पे आपको सिंपली रट्टा मारना होगा। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। क्लियर। एंड कितना टाइम लगा इस बॉडी को नीचे आने में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा, तो टाइम के लिए इक्वेशन है अंडर रूट 2h/g, अंडर रूट 2h/g। तो जो टाइम है ना ये किस पे डिपेंडेंट है, h पे, एंड जो v है ना ये किस पे डिपेंडेंट है, h पे। यहाँ पे तो याद रखिएगा वेलोसिटी जो है ये डिपेंडेंट है ऑन h, एंड जो टाइम है ना ये भी किस पे डिपेंडेंट है, h पे। तो मैस आप बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने दिमाग में रखिएगा, चिपकाइएगा। अगर आपको बोला जाएगा एक है 3 kg बॉडी एंड एक है 2 kg बॉडी, सबसे पहले कौन आएगा, यानी कि टाइम किसको कम लगेगा। क्लियर। तो ये डिपेंड करेगा किस पे, ये टाइम जो है ना ये डिपेंड करेगा हाइट पे, ना कि उनके मैस पे। तो ये याद रखिएगा। क्लियर। ये टोटली डिपेंड करेगा हाइट पे। अगर दोनों को सेम हाइट से फेंका जाए, एक 100 kg बॉल एंड 1 kg बॉल, तो दोनों इक्वल टाइम में नीचे आएंगे। क्लियर। अगर हाइट डिफरेंट होगी तब वहाँ पे आपको देखना होगा। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी जो मैंने आपको मेंशन किया ये होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। किन की, जो भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, तो किसके कारण, ग्रेविटी के कारण, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना इसको हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल g। इट इज इक्वल टू कैपिटल G, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय r, यानी कि रेडियस यहाँ पे। क्लियर। रेडियस यहाँ पे। बट मास ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे किस ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम अर्थ की बात करते हैं, यानी कि मास ऑफ अर्थ। तो वो कितना होता है, दैट इज 6 × 10⁻24 kg। एंड रेडियस क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ, तो वो कितना होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। एंड ये है जी का वैल्यू यहाँ पे। एंड जब आप इन तीनों के वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ना तो जी जो है ना वो निकल के आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू आपको याद रखना है। क्लियर। या फिर अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लेते हैं 10 फिर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज वी गो अबव और इनसाइड द अर्थ। तो देखिए ये है हमारी अर्थ, देखिए ये है इनसाइड वाला पोर्शन, ये है सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये क्या बोल रहा है कि जो जी की वैल्यू है ना, अगर हम अंदर जाएंगे अर्थ के अंदर, यानी कि अर्थ को खोदेंगे अंदर जाएंगे, तो जी की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज होगी। या फिर अगर हम ऊपर जाएंगे, किधर, यानी कि ऊपर जाएंगे, यानी कि हम स्पेस की तरफ जाएंगे, तो जी की जो वैल्यू है ना वो अगेन कम होगी। क्लियर। वो अगेन कम होगी, यानी कि ये है सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप ऊपर जाओगे किसी प्लेन में, आप उड़ रहे हो या फिर रॉकेट में, तो जी की वैल्यू जो है ना वो कम होगी। या फिर अगर आप अर्थ के अंदर जा रहे हो, क्लियर, अंदर वाले हिस्से में अर्थ को खोद रहे हो और अंदर जा रहे हो, उस केस में भी जी की वैल्यू जो है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने मेंशन किया जो जी है ना दैट इज इक्वल टू GM डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एंड जो जी है ना इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितना आप अंदर जाएंगे जो आर की वैल्यू है ना वो कम होगी यहाँ पे। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, वो ज़्यादा होगी, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू जो है ना वो मैक्सिमम होगी, जितना आप अंदर जाएंगे वो कम होगी। तो ये याद रखिएगा। एंड आल्सो वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल्स। जो पोल्स होते हैं वहाँ पे, यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। यहाँ पे जी क्या होता है, यहाँ पे जी होता है मैक्सिमम। एंड अगर हम इक्वेटर की बात करें, यहाँ पे जी क्या होता है, यहाँ पे जी होता है मिनिमम। जहाँ पे जी मैक्सिमम वहाँ पे आर क्या होगा, आर मिनिमम। एंड जहाँ पे जी मिनिमम वहाँ पे आर क्या होगा, वहाँ पे आर मैक्सिमम होगा। तो जो आर होता है इक्वेटर पे वो होता है मैक्सिमम। याद रखिएगा जी यहाँ पे मिनिमम होता है। क्लियर। इसीलिए सॉरी आर यहाँ पे मिनिमम होता है। क्लियर। जितना हम इधर आएंगे तो आर की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी। क्लियर। जितना हम यहाँ से आएंगे, क्लियर, आर की वैल्यू बढ़ेगी, देयरफॉर जी की वैल्यू जो है वो कम होगी, यानी कि मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया 1/6 ऑफ अर्थ। वैल्यू ऑफ जी ऑन सन, तो दैट इज 27 टाइम्स अर्थ, यानी कि जो सन की ग्रेविटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। कितना, 27 टाइम्स ऑफ द अर्थ, यानी कि 27 × 9.8, तो काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर। एंड ऑलरेडी मैंने मेंशन किया जो प्लैनेट्स होते हैं इनमें मिनिमम जी की वैल्यू आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, दैट इज़ इन मरकरी। नेक्स्ट है यहाँ पे केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ खाली आपको ध्यान देना है कि लॉ
जो है ना फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये क्या कहता है, एंड लॉ का नाम आपको याद रखना है। क्लियर। पहला लॉ जो होता है दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, याद रखिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। तो देखिए ये आपको पता है, ये है सर्कुलर शेप एंड ये है इलिप्टिकल शेप, ये है यहाँ पे इलिप्टिकल शेप। तो ये बोलता है कि देखिए अब सर्कल एंड इलिप्स में डिफरेंस क्या है, ये है इलिप्स यहाँ पे एंड ये है सर्कल। सर्कल में होता है एक कॉमन सेंटर एंड इसी सेंटर से अगर हम डिफरेंट रेडियस यहाँ पे ड्रा करें तो वो जो आर होते हैं हर एक रेडियस इक्वल होता है, बट इलिप्स के केस में वो नहीं होता है। इलिप्स में होते हैं यहाँ पे दो पॉइंट्स, एक यहाँ पे एक पॉइंट एंड एक कहीं यहाँ पे, एंड इन दो पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्या, फोक्स, यानी कि ये है एक फोक्स एंड ये है एक और फोक्स। क्लियर। एंड इन्हीं फोक्स पे कहीं जगह पे आपको सन दिखेगा, या तो इस फोकस पे दिखेगा या फिर इस फोकस पे दिखेगा, एंड फोकस का प्लूरल दैट इज फोकाई। ऑल प्लैनेट्स राउंड रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, लेट ये है अर्थ हमारी। क्लियर। ये है हमारी अर्थ। क्लियर। एंड ये है सन यहाँ पे, या फिर यहाँ पे होगा। हम बोलते हैं कि जितने भी प्लेनेट है लाइक अर्थ हो गया, तो ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, किसमें, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, विथ सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस, या तो इस फोकस पे होगा या फिर इस फोकस पे होगा। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लॉ ऑफ एरिया। देखिए लॉ ऑफ एरिया, द रेडियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। यहाँ पे हम समझेंगे ये है ये है पाथ जो है इलिप्टिकल पाथ। क्लियर। यह है ऑर्बिट। लेट यहाँ पे है हमारी अर्थ। क्लियर। एंड लेट मैं मानूंगा यहाँ पे है हमारा सन, इस फोकस पे ये है सन हमारा। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे वी नो दैट जो अर्थ होता है इसको टोटल टाइम यहाँ पे रिवॉल्व करने में कितना लगता है, 365 डेज, यानी कि 1 ईयर। लेट मैं बोलूँगा आफ्टर 1 मंथ अर्थ जो है ना ये आगे आई होगी, ये कहाँ पे आई, ये यहाँ पे आई, अर्थ यहाँ पे आई। क्लियर। आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ अर्थ यहाँ पे आई। तो ये जो यहाँ पे बना ना, अगर हम यहाँ पे इसको ड्रा करें तो यहाँ पे कुछ एरिया बना A1। क्या बना यहाँ पे, एरिया A1। लेट नेक्स्ट मंथ अर्थ अगेन यहाँ पे गई, क्या गई, यहाँ पे। अब यहाँ पे बना, अगर आप यहाँ पे ड्रा करोगे तो यहाँ पे बनेगा एरिया A2। क्लियर। क्या बनेगा, A2, यानी कि नेक्स्ट मंथ। क्लियर। पहले मंथ में एरिया A1 कवर किया, नेक्स्ट मंथ में एरिया कितना कवर किया, A2। तो यही होता है सेकंड लॉ ऑफ केपलर या फिर लॉ ऑफ एरिया, यही बोलता है जो रेडियल वेलोसिटी होगी किसी भी प्लेनेट की अराउंड द सन वो कांस्टेंट रहेगी। अगर ये है A1 तो ये जो A1 है ना पहले मंथ के लिए, अगर नेक्स्ट मंथ के लिए A2 है तो A1 एंड A2 जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि ये जो एरिया है ना ये इस एरिया के बराबर होगा। सेम नेक्स्ट मंथ जब ये यहाँ पे पहुंचेगा वो एरिया इसके बराबर होगा। तो यही कहता है सेकंड लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2। तो ये याद रखिएगा। या फिर हम बोलेंगे dA/dt, यानी कि रेडियल वेलोसिटी। क्लियर। रेडियल वेलोसिटी। क्लियर। तो ये क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे लॉ ऑफ पीरियड। तो लॉ ऑफ पीरियड, देखिए लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है। अगेन यहाँ पे हम बनाएंगे, ये है हमारी अर्थ यहाँ पे, ये है सन यहाँ पे किसी भी फोकस पे, देखिए ये है सन यहाँ पे। तो इनके बीच जो डिस्टेंस होगी, लेट मैं इसको बोलूँगा R1, यानी कि मीन डिस्टेंस। देन जब यहाँ पे अर्थ पहुँचेगी यहाँ पे तो जो डिस्टेंस होगी वो सेम नहीं होगी। आप क्यों, क्योंकि ये इलिप्टिकल पाथ है, ये सर्कुलर पाथ नहीं है। अगर सर्कुलर पाथ होती तो अगर सन यहाँ पे होता है, यहाँ पे सन होता है मिड में, यहाँ पे अर्थ होती, फिर वो यहाँ पे आती, तो जो डिस्टेंस होती वो सेम रहती, कहाँ पे, सर्कुलर पाथ में। बट इलिप्टिकल पाथ में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे R2 होगा एंड यहाँ पे कोई R3 होगा। तो जो मेन डिस्टेंस है ना वो चेंज हो रही है यहाँ पे, वो चेंज हो रही है यहाँ पे। तो लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है, ये कहता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि अगर टाइम पीरियड लग रहा है कितना, कंप्लीट T। क्लियर। तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस। ये है एवरेज डिस्टेंस।
क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन। तो ये याद रखिएगा, एंड ये हर एक प्लेनेट के लिए डिफरेंट होती है, एंड इसी से हम निकालते हैं कि कौन सा प्लेनेट कितना जल्दी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, या फिर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं ना, हम बोलते हैं अर्थ को लगते हैं 365 डेज, एंड जो बाकी प्लेनेट होते हैं उनके लिए टाइम पीरियड जो होता है दैट इज़ डिफरेंट। तो ये वो जो टाइम पीरियड है ना वो इसी लॉ से निकाला जाता है। तो आई होप आपको ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी भी अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, अदरवाइज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, अराउंड 6 मंथ्स लगते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट किया ना 3 लेक्चर्स में। इसको ऑफलाइन पढ़ाने में 6 महीने लगते हैं, बट हमें पीएचडी नहीं करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन पे ध्यान देना है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये वाले टॉपिक के रिलेटेड आए हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो दैट इज जूल। 1 हॉर्स पावर इज, तो 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट। द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी का वैल्यू, तो जी होता है एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई M1 इंटू M2, तो वो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटी एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इसके बारे में यहाँ पे कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल्स, बिल्कुल होता है, ऑलरेडी हमने देखा पोल्स में मैक्सिमम होगा जी, क्योंकि आर मिनिमम होगा। इक्वेटर पे आर मैक्सिमम होगा, बट जी जो होगा जो वो मिनिमम होगा। तो पहली स्टेटमेंट भी ट्रू, नेक्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू। वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज अबव अर्थ, नो, तो वो हमने देखा था। वैल्यू ऑफ जी जो होता है, अगर हम अबव और इनसाइड अर्थ जाए, जी का वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, विच प्लेनेट हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ जी, तो वो किस प्लेनेट के पास होता है, अर्थ, मरकरी, नेपच्यून, प्लूटो, तो मरकरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम हीटर की बात करें, पहला हीटर दिया है, क्लियर। हीटर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में, क्लियर, इसलिए हीटर बोला जाता है। कार, अगर हम कार की बात करें, केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल, केमिकल एनर्जी ऑफ इंजन जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में, तब जाके कार हमारी रन करती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में, मैकेनिकल एनर्जी में, बट वी नो दैट जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए इसको हम बोलते हैं जनरेटर, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये है यहाँ पे रॉन्ग। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से आपको कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे वेक्टर दिख रही है, मास, डिस्टेंस, वर्क, वेट, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर की बात हो रही है, तो वेट जो होता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 120 kg, देखिए ध्यान दीजिए कहाँ पे बोल रहा है, अर्थ पे, मास का, मास के बारे में, इट्स वेट, ना कि मास बोल रहा है, इट्स वेट ऑन मून। तो वी नो दैट जो मास होगा मून पे भी, मास ऑन मून विल बी सेम, अगर अर्थ पे है 120 kg, मून पे भी 120 kg होगा, बट वेट विल बी डिफरेंट। वेट कितना होगा, mg/6, क्लियर। तो m कितना 120, g कितना 10 डिवाइड बाई 6, तो ऑलरेडी हमने देखा था वो किससे बराबर निकल के आया था, वो निकल के आया था 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो इन, कहाँ पे जीरो नहीं होता है, तो देखिए सैटेलाइट में होता है, इनसाइड द सेंटर ऑफ अर्थ होता है, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में होता है, क्लियर। एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ जीरो नहीं होता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई होप आपको जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है ना ये आपने अच्छे से कवर किया होगा। चलिए अपने लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।